पिछले क्लास में हम लोग नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे। नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़े थे कि वैसा ऊर्जा होता है जो किसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ने में जो ऊर्जा खर्च होता है उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ा जाता है, तोड़ के अलग अलग जब किया जाता है तो उसमें जो खर्च ऊर्जा होता है उसको हम लोग नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो होता क्या है कि जब भी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, एक साथ करते हैं, तो एक साथ करने में कुछ क्या होता है, कुछ द्रव्यमान का क्षति होता है। और उस द्रव्यमान के क्षति को हम लोग किससे दर्शाते हैं? द्रव्यमान का क्षति का मतलब क्या? द्रव्यमान खत्म होता है। तो जितना द्रव्यमान खत्म होता है उसको हम लोग डेल एम से दर्शाते हैं। यही द्रव्यमान का जो क्षति होता है यही ऊर्जा में बदल जाता है, और वही ऊर्जा चाहिए रहता है उसको फिर तोड़ने में, तो उसी ऊर्जा का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं डेल ई बी बराबर डेल एम सी स्क्वायर के बराबर होता है। अगर बंधन ऊर्जा वक्र का बात करते हैं तो इसमें बताया जाता है कि किसका ऊर्जा कितना ज़्यादा होता है उसके बारे में चर्चा किया जाता है। एक बार इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। अभी हम लोग नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में समझ चुके हैं कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो तोड़ने में जो ऊर्जा खर्च होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु नाभिकीयों के स्थायित्व की तुलना करने के लिए नाभिक के कुल बंधन ऊर्जा के स्थान पर नाभिक के प्रति इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा अधिक उपयोगी होता है। अब ये प्रति इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा क्या होता है? तो जो हम लोग देखो, थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनेंगे तो सब चीज समझ में आएगा। नाभिक की बंधन ऊर्जा का मतलब होता है, नाभिक की बंधन ऊर्जा, ये नाभिक का जो बंधन ऊर्जा हम लोग लिखते हैं ना, ये सिर्फ एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए नहीं लिखते, ये सिर्फ एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लिए नहीं लिखते हैं। ये जो नाभिक का बंधन ऊर्जा होता है उसमें जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है सबके लिए होता है। जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, मान लो कि इसमें 10 गो न्यूट्रॉन है, 10 गो क्या है, 10 गो प्रोटॉन है, तो ये सबके लिए क्या है, ये नाभिकीय बंधन ऊर्जा है। ये 10-10 मतलब ये पूरा 10 के लिए, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन के लिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा ये बताता है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अब प्रति न्यूक्लियन मतलब क्या है कि इसमें से एक लेना है, मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का अगर ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगा? तो हमको पता है कि अगर कुल का पता रहता है तो उसके संख्या से भाग कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, उसके संख्या से अगर भाग कर देंगे तो प्रति न्यूट्रॉन बंधन ऊर्जा हम लोग को निकल जाएगा। तो उसके संख्या जितना होगा उतना से हम लोग भाग कर देंगे तो प्रति न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का यहाँ मतलब क्या है? न्यूक्लियन का मतलब होता है कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग पता है कि न्यूक्लियन जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग को हम लोग किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते, यही होता है ना, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो अगर नाभिकीय बंधन ऊर्जा को अगर द्रव्यमान संख्या से भाग कर देते हैं तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हम लोग को प्राप्त हो जाता है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। फिर से एक बार समझते हैं, अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये 10-10 वो है, तो अभी अगर इसका मान लेते हैं कि इसका अगर नाभिकीय बंधन ऊर्जा अगर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमको सिर्फ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का ऊर्जा बताना है। ये कितना प्रोटॉन कितना था, ये 10 का है, तो एक का बताना है तो इसमें 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 10 से भाग करेंगे, ये जो 10 आया इसमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी कितना है, 10-10 20 है ना, इसमें 20 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। 20 से भाग करेंगे तभी जाके हमको क्या निकलेगा, इसमें प्रति न्यूक्लियन का हम लोग बंधन ऊर्जा निकलेगा, बोल सकते हैं प्रति न्यूट्रॉन का, मतलब प्रति प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ मिलाकर उसका एक का हम लोग क्या निकलेगा, बंधन ऊर्जा निकलेगा। तो उसके लिए जितना संख्या होता है उससे क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। अगर एक का निकालना रहता है तब किसी एक प्रोटॉन या किसी एक न्यूट्रॉन का अगर निकालना है तो उसकी संख्या से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। ठीक, तो इसी बात को ध्यान में रखना है। यही फॉर्मूला बंधन, पहले क्या लिखना है, तो इसमें बंधन ऊर्जा पे हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद पहला डॉट करके इसको लिखना है। प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा का जो फॉर्मूला आएगा यही आएगा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा बटे प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जिसको हम लोग ए से दर्शाते हैं। ये पहले से हम लोग को पता है। अब इसी के अनुसार हम लोग हर एक तत्व का ऊर्जा का हम लोग क्या देखने वाले थे, हर एक तत्व को ऊर्जा का हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग हर एक तत्व का ऊर्जा का देखने वाले हैं कि कितना
उसके पास बंधन ऊर्जा होता है, उसका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितना होता है, इस पर हम लोग चर्चा, इसको हम लोग वक्र द्वारा हम लोग देखने वाले हैं। तो अब इसका हम लोग वक्र पर यहाँ पर आ जाते हैं। यही इसका वक्र है। नीचे में क्या बता रहा है, द्रव्यमान संख्या को बता रहा है, नीचे में क्या बता रहा है, और उसके इधर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, समझना है कि ये पूरा ऊर्जा नहीं है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो हाइड्रोजन का प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा देख सकते हैं, हाइड्रोजन का सबसे द्रव्यमान संख्या कम होता है, इसलिए सबसे पहले हाइड्रोजन का ही दिया है, इतना है। फिर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन से बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है किसका, लिथियम का, फिर तेजी से बढ़ा हुआ है बेरियम का। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते फिर बाद में क्या होने लग रहा है, देख सकते हैं घटना शुरू कर दे। लेकिन ये बाद में जो घट रहा है बहुत कम की मात्रा में घट रहा है, देख सकते हैं ना, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, इसमें बहुत कम मात्रा में। सबसे पहले ये डायग्राम बना लेना है सभी को, ठीक। तो ये ऊर्जा वक्र ग्राफ है, बंधन ऊर्जा वक्र का वक्र है, ग्राफ है, कर्व है, इसको सभी को बना लेना है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग पॉइंट पर नजर डालेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसका है, थोड़ा सा इस पर हम लोग नजर डालेंगे। इसमें सबसे ज्यादा, अब यहाँ पर वक्र का कुछ गुण पहले दिया, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बंधन ऊर्जा के वक्र से स्पष्ट है कि हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य सभी नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान तेजी से और फिर धीरे धीरे बढ़कर आयरन पर अधिकतम है। सबसे अधिक किसका है, आयरन का है। यही यहाँ पर ध्यान देना था, इसमें सबसे अधिक किसका है, आयरन। आयरन कहाँ पे है, यहाँ देख सकते हैं Fe, ये सबसे अधिक यहाँ पर इस आयरन का है, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद ये घटते हुए दिखाया गया, तो समझना है, तो आयरन का सबसे अधिक होता है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक किसका होता है, तो आयरन का होता है। तो यहाँ पे लिखा दिया गया आयरन अतः 132 सबसे अधिक अस्थायी होता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। इसको तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, इसको तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। ये बहुत धीरे धीरे घटता है और द्रव्यमान संख्या के 40 तक अगर बात करेंगे तो उसका 1.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यूरेनियम का बात करेंगे तो यूरेनियम का ही शायद दिया हुआ था, यूरेनियम का 238 के लिए लगभग 7.6 न्यूट्रॉन वोल्ट तक घट जाता है। प्लस सबसे अंत में क्या है, यहाँ पे यूरेनियम आ रहा है जो कि सबसे कम, यहाँ पे अब इससे कम नहीं हो पा रहा है। पहले शुरू में थोड़ा बहुत कम था, उसके बाद बढ़ा था, तो बढ़ने के बाद अधिकतम कितना गया था, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया था। लेकिन फिर घटना कितना तक, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन तक ही घटा। अब बात करते हैं जिन नाभिकों का द्रव्यमान संख्या 20 से 80 के बीच होता है वे अन्य नाभिकों के अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। इनके अतिरिक्त हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन का नाभिक अपने समीप द्रव्यमान संख्या वाले अन्य नाभिकों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। जब अधिक द्रव्यमान वाले नाभिक, दो अलग अलग बराबर द्रव्यमान वाले नाभिकों के विखंडन होती है, तब इन दोनों नाभिकों के पहले वाले नाभिकों की तुलना में प्रति एकल न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक हो जाती है। इस प्रकार अतिरिक्त ऊर्जा विकिरण होती है और इसका हम नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा बात को समझना है, देखो अब यहाँ पे क्या कहता है, जो जिसका द्रव्यमान संख्या बहुत अधिक है, तो ये क्या कहता है, द्रव्यमान संख्या अधिक होने के कारण ये विखंडित हो जाता है दो तत्वों में। ये क्या करता है, एक तत्व है तो इसको दो तत्वों में क्या हो जाता है, ये विखंडित हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि इसका द्रव्यमान संख्या बढ़ने के कारण इसका द्रव्यमान संख्या इसके रेंज में आ जाता है। किसके रेंज में आ जाता है, इसके रेंज में आ जाता है। और जिसका द्रव्यमान संख्या इसके रेंज में आता है, ऑब्वियस है कि उसका जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होता है सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पर नीचे में भी लिखा हुआ है 20 से लेकर 80 तक जो आता है, तो इस 238 से जब ये टूटता है, ये टूट कर विखंडित होता है, तो इसका द्रव्यमान संख्या इसके रेंज में आ जाता है, जिसके कारण इसका बंधन ऊर्जा बढ़ जाता है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाता है। तो ये अपने आप को ज़्यादा स्टेबल मानता है, इसलिए इसका क्या होता है, इधर वाला जो द्रव्यमान संख्या होता है उसका विखंडन होता है। इधर वाला द्रव्यमान संख्या वाला को हम लोग क्या करते हैं, विखंडन का क्रिया इसमें देखने को मिलता है। और जिसका कम होता है, ये देख सकते हैं हाइड्रोजन का, ये इसका इतना ज़्यादा कम होता है, तो ये अपने साथ जोड़कर ये नया बनाता है। अपने साथ क्या करता है, ये जोड़ता है, जोड़कर नया बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका भी द्रव्यमान संख्या बढ़ जाता है, इसका भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान लो कि ये अगर ये समस्थानिक है, ये हाइड्रोजन क्या है, समस्थानिक है, अगर ये आपस में जुड़ेगा तो जुड़ कर क्या करता है, हीलियम का निर्माण कर लेता है। दो कितना 4, ये 2 हो जाएगा।
तो ये हीलियम का निर्माण कर लेता है। तो 2 हाइड्रोजन जोड़ के हीलियम बनाने का देख सकते हैं इसका प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा कितना बढ़ जा रहा है। इसीलिए ये क्या करता है, ये संलयन का काम करता है। हाइड्रोजन क्या करता है, तो ये संलयन का काम करता है, जुड़ने का काम करता है, जुड़कर ऊर्जा का निर्माण करता है। ये तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करता है। इसके तोड़ने से ऊर्जा बढ़ता है और इसके जोड़ने से क्या होता है, ऊर्जा बढ़ता है। जिसका यहाँ पर द्रव्यमान संख्या बहुत कम है, जैसे हाइड्रोजन, इसका क्या है, प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा भी क्या है, बहुत कम है। ये जो तो जोड़कर ऊर्जा का निर्माण करता है और ये तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले तो ये ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बनाने के बाद सबसे पहले पॉइंट लिखना है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, पॉइंट करके सब लिखना है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक यही चीज दिखाना है जो घेर है, सबसे अधिक आयरन का होता है, जिसका मान सबसे अधिक आयरन का होता है, जिसका मान लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सबसे अधिक आयरन का होता है, जो लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। जिन नाभिकों को, दूसरा पॉइंट लिखना है, जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 20 से 80 के बीच होती है, 20 से 80 के बीच होती है, वे अन्य नाभिकों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। वो अन्य नाभिकों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। जिनका द्रव्यमान संख्या अधिक होता है, अगला लिखना है, जिनका द्रव्यमान संख्या अधिक होता है, जिनका द्रव्यमान संख्या अधिक होता है, वह विखंडित होकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। वो अधिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, वो विखंडित होकर, वो भी ऐसे लिखना, वो विखंडित होकर अपना प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा बंधन अधिक कर लेते हैं, प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा बंधन अधिक कर लेते हैं, जिसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, जिसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला डॉट लिखना है, जिन नाभिकों का द्रव्यमान संख्या कम होता है, जिन नाभिकों का द्रव्यमान संख्या कम होता है, वह नाभिक आपस में जुड़कर अपना प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ा लेते हैं, अपना प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ा लेते हैं। इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो बात समझ में आया कि नाभिकीय संलयन और क्या था, नाभिकीय विखंडन क्यों होता है। तो अपने ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए कि हाइड्रोजन का ऊर्जा बहुत कम होता है, तो ये अपने नाभिक को जोड़कर हीलियम के नाभिक के बराबर कर लेते हैं, जिससे इसका बंधन ऊर्जा, पर न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वैसे ही अगर यूरेनियम का बात करेंगे, जिसका द्रव्यमान संख्या बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसका ऊर्जा कम होता है, किससे बोल सकते हैं, आयरन से। आयरन का सबसे ज़्यादा है, तो वो अपने आप को विखंडित कर उसके द्रव्यमान संख्या के रेंज में चला जाता है, जिससे उसका नाभिकीय प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये दो घटना देखने को मिलता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, और दोनों से ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा उससे बढ़ता है। यही बात ध्यान में रखना था। ये सब जितना भी घटना होता है सबके सब रेडियो एक्टिव पदार्थ में होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जितना भी समस्थानिक होता है ना, जितना भी तत्व का जो समस्थानिक होता है, जिसकी संख्या कम मात्रा में होता है, वो सबके सब क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। सबके सब क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
चलिए, तो अब हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के। रेडियो एक्टिविटी का बात करते हैं। 1856 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेकेरेल ने देखा कि जब काले कागज में लिपटी फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर यूरेनियम के लवण अंधेरे में रखे जाते हैं। देखो, इन्होंने क्या देखा, जब काले कागज में लिपटी एक फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर यूरेनियम का लवण, यूरेनियम अभी हम लोग तत्व देखे जो विखंडन करता है, लवण अंधेरे कमरे में रखे जाते हैं, तब प्लेट ठीक उसी प्रकार प्रभावित होती है जिस प्रकार वह एक्सरे किरणों द्वारा प्रभावित होती है। तो जैसे एक्सरे किरण द्वारा वो प्लेट प्रभावित होता है ना, तो यूरेनियम का जो पदार्थ रखा हुआ उसके द्वारा भी उसी प्रकार से वो प्रभावित हो रही थी। ऐसा देखने को मिला किनको? बेकेरेल को। बात करते हैं, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करने वाली अदृश्य किरणों की उत्पत्ति यूरेनियम से होती है। इसका मतलब ये पता चला कि फोटोग्राफी प्लेटों को प्रभावित करने वाली जो अदृश्य किरणें हैं उसका निर्माण कहाँ से हो रहा है? यूरेनियम से हो रहा है। कहने का मतलब जो अदृश्य किरणें हैं, जो एक्सरे किरण है, उसका निर्माण किससे हो रहा है? तो यूरेनियम से हो रहा है। तथा इन किरणों के अपारदर्शी पदार्थों में प्रवेश करने की क्षमता भी रहती है। जो अब इसका ये भी देखने को मिला कि इस प्रकार का, ये देखो थोड़ा सही से समझना है कि जो यूरेनियम पदार्थ होता है ना, यूरेनियम पदार्थ से इनको पता चला कि कोई किरण निकल रहा है, और यही जो किरण है बाद में इसका नाम भी पता चला गया कि ये क्या होता है? एक्सरे किरण होता है। और इसमें इतना ज़्यादा क्षमता होता है कि अपारदर्शी पदार्थ को भी क्या कर सकता है? पार कर सकता है। हम लोग नॉर्मल जो प्रकाश का किरण होता है वो अपारदर्शी पदार्थ को पार नहीं करता है, वो सिर्फ पारदर्शी पदार्थ को पार करके जा पाता है। लेकिन इसमें इतना क्षमता होता है कि ये अपारदर्शी पदार्थ को भी पार कर सकता है। इसीलिए हम लोग जब एक्सरे कराते हैं तो ये भी हम लोग को देखने को मिलता है कि वो अंदर का हम लोग का क्या करता है? इमेज निकाल के लाता है। इसलिए वो सब अंदर के पार्ट को क्या करता है? पार करके, अपारदर्शी पदार्थ को पार करके अंदर का फोटो ले लेता है। इन अदृश्य किरणों को केरल किरण, जो ये दिखाई नहीं दे रहा था उस टाइम, इसका नाम क्या दिया गया था? केरल किरण का नाम दिया गया था, या रेडियो एक्टिव किरणें इसको कहा गया था। इसको क्या बोला गया था? रेडियो एक्टिव किरण कहा गया था। जिन पदार्थों से ये किरणें उत्सर्जित होती थी उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा गया। जिससे ये किरणें निकल रहा था उसको हम लोग क्या कह रहे थे? रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाम से जान रहे थे। ठीक, ये जो किरण दिखाई दे रहा था इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक, अब देखो, अब हम लोग फोटोग्राफी प्लेटों को प्रभावित करने वाले अदृश्य किरणें की उत्पत्ति यूरेनियम से होती है। तो इन किरणों के, अब यहाँ से अगर लिखना चाहते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में तो यहाँ से लिख सकते हैं, जो हम अभी लाइन कर रहे हैं, यहाँ से लेके फोटोग्राफी प्लेटों को प्रभावित करने वाली अदृश्य किरणों की उत्पत्ति यूरेनियम से होती है तथा इन किरणों के अपारदर्शी पदार्थों में क्या करने, प्रवेश करने की क्षमता होती है। और इन अदृश्य किरणों को हम लोग क्या कहते हैं? बेकेरेल किरण कहते हैं, ये रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। और ये जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है उस पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। ये पूरा डेफिनेशन यहाँ तक होगा, तो इसको लिख लेना है कॉपी में कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है, ध्यान में रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक में यूरेनियम तथा अन्य पदार्थों के स्वतः अदृश्य की प्राकृतिक में यूरेनियम तथा अन्य पदार्थों के स्वतः अदृश्य किरण की उत्सर्जित होने की घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। तो अगर ये स्वतः मतलब अपने आप अगर यूरेनियम या कोई अन्य पदार्थ है जिससे ये अदृश्य किरण अपने आप अगर उत्सर्जित हो रहा है तो उसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपने आप अगर उत्सर्जित हो रहा है तो उसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। यूरेनियम के अतिरिक्त और भी कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे अन्य पदार्थ लिखा हुआ है तो और कहा किससे किससे होता है ये अदृश्य किरण? तो यूरेनियम के अतिरिक्त और किससे? थोरियम से होता है, रेडियम से होता है, पोलोनियम से होता है, एक्टिनियम से होता है। तब प्राकृतिक रूप में तत्व के रूप में रेडियो एक्टिविटी के गुण पाए जाते हैं। तो ये सब में क्या होता है? रेडियो एक्टिव के गुण पाया जाता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के उदाहरण करके लिखना है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का उदाहरण क्या लिखना है? नीचे में लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके रेडियो एक्टिव पदार्थ का उदाहरण। सबसे पहले क्या लिखना है? यूरेनियम लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? यूरेनियम लिखना है। यूरेनियम के बाद यहाँ पर लिखना है थोरियम, सब कॉमा करके लिखना है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का उदाहरण, हेडिंग डाल देना है। हेडिंग का वही लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखना है, उदाहरण। सबसे पहले यूरेनियम लिखना है, फिर थोरियम लिखना है, रेडियम लिखना है, पोलोनियम लिखना है, एक्टिनियम लिखना है। तो ये उदाहरण ETC लगा देना है। ठीक है, इतना उदाहरण ध्यान में रखना है कि ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ के उदाहरण।
अब हम लोग बात करते हैं 1998 में पियरे म्यूरी तथा उनकी पत्नी मैरी क्यूरी ने रेडियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी। एक रेडियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किया गया या बाद में यहाँ पर जो कि दिया भी है। रेडियम के रेडियो एक्टिविटी के गुण यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 40 गुना अधिक था। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो रेडियम था, रेडियम पदार्थ का खोज किया गया था, लेकिन इसका जो गुण था यूरेनियम से 40 गुना अधिक था। 40 लाख गुना अधिक था, 40 गुना नहीं, 40 लाख गुना अधिक था। इसका जो गुण था ये 40 लाख गुना अधिक था किससे? यूरेनियम से। तथा पोलियम में रेडियम से भी अधिक होता है, लेकिन पोलियम होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसमें और ज़्यादा होता है, रेडियम से भी अधिक होता है। सोच सकते हैं कितना इसका ज़्यादा गुण इसमें देखने को मिलेगा। रेडियम की खोज के लिए क्यूरी दंपति को, रेडियम के जो खोज किए थे क्यूरी दंपति ने 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए कि ये ऐसा तत्व मिल गया था जो कि यूरेनियम से भी 40 गुना अधिक इसमें क्या रेडियो एक्टिव गुण देखने को मिला था। जब रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है तो उसमें से जो किरण निकलता है, उसमें से किरण का पता चला कि 3 प्रकार के किरण निकलते हैं। 3 प्रकार के उसमें से किरण निकलते हैं। कौन कौन सा किरण होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रेडियो एक्टिव विकिरण के प्रकार। रेदरफोर्ड ने 1930 में विभिन्न रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित रेडियो एक्टिव किरण पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि रेडियो एक्टिव में 3 प्रकार की किरणें होती है। यह निष्कर्ष निकाला गया जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है तो उससे जो किरण निकलता है कितना प्रकार का निकलता है? तो 3 प्रकार के। इनमें से 2 प्रकार की किरणें इन क्षेत्रों में विपरीत दिशाओं में विक्षेपित हो जाती है। इसमें 2 प्रकार के जो किरण होता है, 2 प्रकार की किरणें जो इन क्षेत्रों में विपरीत दिशाओं में जब विद्युत क्षेत्र के दिशा में रखा जाता है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है? विक्षेपित होती है। तीसरे प्रकार की किरण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 2 किरण देखने को मिलता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखने को मिलता है, और उसमें से एक किरण जो है उसका कोई भी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव देखने को उस पर नहीं मिलता है। विक्षेपित किरण एक को धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, अल्फा किरणें दूसरे दिन आवेशित कणों से मिलकर बनी रहती है जो बीटा किरणें हैं, तथा तीसरे प्रकार की किरणों में अपेक्षित अविक्षेपित निकल जाती है, मतलब बिना विक्षेपित हुए, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता जैसे गामा किरणें। तो गामा किरणें पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इन किरणों के प्राकृतिक गुण भी भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि रेडियो एक्टिव किरण के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के इससे किरण निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा किरण जो निकलता है वो धनावेशित किरण होता है। बीटा किरण उसमें से जो कण निकलता है वो धनावेशित कण होता है। बीटा किरणें में से जो कण निकलता है वो ऋणावेशित कण होता है। और जो गामा किरणें होते हैं उस पर कोई भी आवेश नहीं होता, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हेडिंग डालना है सभी को, रेडियो एक्टिव विकिरण के प्रकार। हेडिंग डाल के लिखना है रेडियो एक्टिव विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। लिखते चलना है रेडियो एक्टिव विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला में क्या लिखना है? तो अल्फा किरण। पहला में क्या लिखना है? अल्फा किरण। दूसरा जिसको साइन से भी दर्शाना है, ऐसा नहीं खाली लिख के छोड़ देना। अल्फा किरण फिर ब्रैकेट में रह के अल्फा रे दिखाना है। इंग्लिश में उसको रे कहते हैं किरण को, इस बात को ध्यान में रखना है। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। तीन प्रकार के लिखने के बाद लिखना है अल्फा किरण, जो कि ऐसे इसको दिखाते हैं अल्फा रेज। यहाँ पर साइड में लिख लेना है कि इसका जो किरण निकलता है वो कैसा कण होता है? तो धनात्मक कण होता है। इसका कण जो होता है कैसा होता है? धनात्मक होता है। धनावेशित लिख लेते हैं, धनावेशित।
इससे जो कण निकलता है धन आवेशित होता है, धन आवेशित कण। 2 नंबर में लिखना है बीटा किरण। बीटा किरण, बीटा का साइन कैसा होता है, ऐसा दिखाते हैं बीटा रेज। ये जो होता है ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित का। तीसरा होता है गामा किरण। गामा किरण, गामा का साइन इस प्रकार से दिखाते हैं गामा रेज, ऐसे। कोई भी आवेश नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है, इसका कोई भी आवेश नहीं होता, इस प्रकार ध्यान में रखना। और हम लोग तीनों के बारे में चर्चा करेंगे एक एक कर करके कि जो कण रेडियो एक्टिव पदार्थ से, तीनों के तीनों कण किससे निकलता है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलता है। इस बात को ध्यान में सबसे पहले रखना है। ये तो समझ में आ गया। कब ऐसा कि ये विद्युत या चुंबकीय आवेश में प्रभावित होगा कौन, जिसके पास कुछ आवेश होता है। जिसके पास कोई आवेश नहीं होता, जो उदासीन होता है। उदासीन कौन होता है, तो गामा किरण जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। विभेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है, गामा किरण का। आगे भी हम लोग उसका बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अल्फा किरण था, उसके गुण के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अल्फा किरण सबके सब, ये ध्यान में सबसे पहले यही रखना है कि ये जितना भी है सबके सब क्या है, तो सबके सब है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाले किरण। ठीक, ये किरणें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। तो अब ऐसा है कि पहला ही इसका गुण ही होता है कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होगा, इसलिए कि इस पर क्या होता है, धन आवेशित होता है। तथा इनके विक्षेप की दिशा से पता लगता है कि ये किरणें कैसा होता है, धन आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के दुगुना धन आवेश होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसका ये दुगुना धन आवेश इस पर रहता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश यही होता है 1.6×10⁻⁻⁹ कूलम, इसका ये दुगुना होता है, धन आवेशित होता है। वैसे इसका द्रव्यमान हीलियम के परमाणु के द्रव्यमान के क्या होते हैं, बराबर होता है। जो हीलियम का द्रव्यमान होता है उसके इसके द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः अल्फा कणों को हीलियम के नाभिक या द्विआनिक हीलियम भी कहा जाता है। इसीलिए इसको हम अल्फा कण को हम लोग हीलियम के समान ही बोलते हैं, H++ से भी दर्शाते हैं। वास्तव में ये अल्फा कण हीलियम के नाभिक ही है, जिसे H2H को प्रदर्शित किया जाता है। और इस कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि +2 यहाँ पर दर्शाया जाता है। अब जैसा कि हीलियम का बात करते हैं, हीलियम में कितना न्यूट्रॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। लेकिन ये पॉजिटिव कब होगा, इससे जब 2+2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलता है। 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलने से इसको हम क्या दर्शाते हैं, प्लस के रूप में दर्शाते हैं। मतलब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, अल्फा कणों में बोल सकते हैं। कुछ इसका विभेदन क्षमता भी दिया हुआ है, सब चीजें ध्यान में रख सकते हैं। ये किरणें जब किसी गैस से होकर गुजरती है तो तीव्र आणविकरण करती है। मतलब वो गैस को पूरी तरह से आणविकरण कर देती है जब ये किसी गैस से होकर गुजरती है तब। और इन किरणों की आयनीकरण क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुना और अल्फा किरणों की अपेक्षा 1000 गुना होता है। ये आयनीकरण करने की क्षमता बताया जा रहा है। ठीक है, और ये फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव डालती है। तो इस सब के सब फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव करेगा। इन किरणों की चाल का अगर बात करें, चाल काफ़ी कम 1/10 होती है। इन किरणों की जो चाल होता है प्रकाश की चाल से कम देखने को मिलता है, और प्रकाश की चाल का 1/3 होता है, 1/10 होता है। यह चाल एक छोटी सीमा के भीतर वितरित रहती है तथा भिन्न रेडियो एक्टिव तत्वों में उत्सर्जित अल्फा कणों की चालों के भिन्नतर देखने को मिलता है। मतलब थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है ऐसे, लेकिन जो प्रकाश की चाल होता है उससे 10 गुना कम होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अगर विभेदन क्षमता का बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और भी दिया हुआ है कि अल्फा कणों की वायु का परास अथवा दूरी तथा वायु में चाल
चल सकते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ पर निर्भर करता है, तो ये वायु वगैरह में आसानी से चल सकता है। अल्फा कणों की वेदन क्षमता बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए अगर एल्युमिनियम के केवल 0.1 mm मोटी परत को ही हम लोग ये पार कर सकती है। अच्छा, यूरेनियम का 0.1 mm मोटी पत्ती ही इसको क्या कर सकती है, रोक सकती है, उससे वो पार होने नहीं देगी। अगर वेदन क्षमता का बात करेंगे तो बीटा कण की तुलना में 1/100 गुना कम होती है, ठीक है। और गामा की तुलना में कितना कम होती है, 1/10,000 गुना कम होती है। तो मतलब इसका वेदन क्षमता बहुत कम होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब अगर हम इसका बात करते हैं, धातु के पत्तियों से गुजरने पर इन कणों का परिकीर्णन हो जाती है। धातु के पत्ती से अगर इसको गुजारेंगे तो इसका कण क्या हो जाता है, इसका जो कण होता है वो फैल जाता है, मतलब ये ज़्यादा किसी चीज़ को पार नहीं कर पाता है, ज़्यादा दूर तक ये नहीं जा पाता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब रह गया कि इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। दिया तो बहुत सारी चीज़ है गुण में, कुछ पॉइंट हम लोग लिखेंगे, और कौन कौन सा पॉइंट लिखेंगे तो बताते चलते हैं। तो अल्फा किरणों के और उनके गुण, पहले हेडिंग डालना है। सबसे पहला पॉइंट लिखना, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं, ये विद्युत किरणें विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। पहला पॉइंट ये लिखना है। ये किरणें धन आवेशित कणों से मिलकर बनी है। दूसरा पॉइंट लिखना है, ये किरणें धन आवेशित कणों से मिलकर बनी है। इन कणों का इलेक्ट्रॉन के आवेश से दुगनी धन आवेश होती है, जिसको यहाँ पर दिखा भी लेना है यहाँ तक, ठीक है। द्रव्यमान को छोड़ते हैं तो द्रव्यमान ले भी सकते हैं। दूसरा लिखना है यहाँ से कि अल्फा कणों को हीलियम के नाभिक या द्विआण्विक हीलियम भी कहा जाता है, इसलिए कि इसी से बना हुआ रहता है। तो यहाँ तक इसको लिख लेना, अगला डॉट करके, सब डॉट कर लिखना। आयनीकरण क्षमता इसमें होता है, बस इतना जाने, कितना अल्फा कितना बीटा से होता है उतना ध्यान में, लेकिन आयनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा होता है इसका, अल्फा बीटा से ज़्यादा होता है। तो लिखना है इसमें कि जब यह किरण गैस से होकर गुजरती है, जब यह किरण गैस से होकर गुजरती है तो ये गैस के कणों को आयनीकरण करती है। ये गैस के कणों को आयनीकरण करती है। इसमें आयनीकरण करने की क्षमता बीटा तथा गामा से अधिक होती है। बीटा तथा गामा से अधिक होती है। बीटा तथा गामा से अधिक होती है, ठीक है। इन कणों की चाल, अगला डॉट लिखना है, इन कणों की चाल बराबर C/10 होता है। C/10 डायरेक्ट लिख लेना, मतलब इसका 10 गुना, इसका मतलब वही है कि इससे 10 गुना कम होता है, C/10 होता है, बस इतना ही लिख लेना है। अगला डॉट करके लिखना है, अल्फा कणों की वेदन क्षमता सबसे कम होती है। अल्फा कणों की वेदन क्षमता मतलब किसी चीज़ को पार करके जाने की क्षमता, ठीक है, किसी चीज़ को पार करने से जाने की क्षमता सबसे कम होती है। सबसे कम मतलब कि अल्फा और बीटा, अल्फा और गामा से कम होगा, बस ये चीज़ ध्यान में रखना है। वेदन क्षमता सबसे कम होती है, तो बस इतना ही पॉइंट इसमें लिखना है। और बीटा रह गया दूसरा है गामा किरण। सबके गुण अलग अलग होते हैं, गुण में थोड़ा सा कहीं अंतर देखने को मिलेगा। सबका गुण हम लोग चाहेंगे तो लिख भी सकते, ठीक है, ट्राई करते हैं कि इसको लिखवा ही दे। अब आगे लिखना है बीटा किरणें तथा उनके गुण। इसमें लिखना है यह किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बना हुआ है। पहला पॉइंट लिखना है, यह किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बना हुआ है। दूसरा डॉट करके लिखना है, इन कणों का आवेश तथा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान के बराबर होते हैं। इन कणों के आवेश तथा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब बोल सकती है इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है, तो वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन ही है। तो यहाँ से लिख सकते हैं वास्तव में, अगला डॉट लिखना है, वास्तव में बीटा किरणें तीव्र चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉन के प्रवाह है।
ये इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह है बीटा किरण। देख सकते हो वास्तव में बीटा किरण तीव्र चार्ज से गतिशील इलेक्ट्रॉन के प्रवाह हो गया। चलिए जल्दी लिखते चलेंगे, इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं देंगे। ये किरणें विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है, ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। तो ये भी ऑब्वियस है कि आवेश है तो विक्षेपित होगा ही। ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है, बस इतना लिख लेना। लिखना इन किरणों के गैस से होकर गुजरने पर आयनीकरण क्षमता अल्फा से कम होती है। आयनीकरण क्षमता अल्फा से कम होती है। आयनीकरण क्षमता अल्फा से कम होती है। ठीक है। इन कणों का चाल प्रकाश की चाल की कोटि तक होती है, मतलब जितना प्रकाश की चाल होती है उतना ही लगभग इसका चाल होता है। अगला लिखना है इन कणों की चाल प्रकाश की चाल की कोटि तक होती है। प्रकाश की चाल की कोटि तक होती है। इसमें लिख लेना इन किरणों के वेदन क्षमता अल्फा से 100 गुना अधिक होती है। अल्फा से 100 गुना अधिक होती है। तो अल्फा का सबसे कम होता है, अल्फा से ये अधिक होता है वेदन क्षमता, मतलब किसी चीज को पार करके जाने की क्षमता अल्फा से 100 गुना अधिक होती है। चलिए अगला हेडिंग डालना है गामा किरणें तथा उनके गुण। लिखना है ये किरण एक्स किरणों के समान विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। एक्स किरणों के समान विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये किरण एक्स किरण के समान ही विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसे लिखना है इसे गामा फोटोन भी कहा जाता है। इसलिए कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उसको गामा फोटोन हम लोग कहते हैं, तो इसको गामा फोटोन भी कहा जाता है। लिखना है इसे गामा फोटोन भी कहा जाता है। इन किरणों की ऊर्जा बहुत अधिक होती है। लिखना है इन किरणों का ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इन किरणों का ऊर्जा बहुत अधिक होती है। ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती। अभी से कोई आवेश नहीं रहता तो ये किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। इतना ये किरण प्रकाश की चाल से गमन करती है। वो प्रकाश की चाल का लगभग बराबर था, बीटा एग्जैक्ट बराबर नहीं था, उसी के आसपास था, लेकिन ये पूरा प्रकाश की चाल के जितना प्रकाश की चाल होता है उतना इसका भी चाल होता है। ये किरणें की आयनीकरण क्षमता गैस में ये किरणें के गैसों का आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है। ये किरणों का गैस में आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है। आयनीकरण क्षमता कम होती है लेकिन वेदन क्षमता अधिक होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। लिखना है इन किरणों का वेदन क्षमता अल्फा तथा बीटा से अधिक होती है। अल्फा तथा बीटा से अधिक होती है। इन किरणों का वेदन क्षमता अल्फा तथा बीटा से अधिक होती है, बस इतना ही ध्यान में रखना। सबसे अधिक होता है बोल सकते हो। एक और पॉइंट लिख लेना है ये किरणें धातु के पृष्ठ पर आपतित होकर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। हम लोग पता था ना प्रकाश किरण पड़ता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता था, ऐसे ही ये भी किरण पड़ता है तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। ये भी पॉइंट लिख लेना। ये किरणें धातु पर आपतित होकर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। एक और पॉइंट लिखेंगे एक्स किरणों की उत्पत्ति एक पारमाणविक गुण है, जबकि गामा किरणों की उत्पत्ति एक नाभिकीय गुण होती है। तो देखो कभी कभी दोनों एक ही समान हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि एक्स किरण और क्या गामा किरण दोनों एक समान होता है, लेकिन जो एक्स किरण की उत्पत्ति होती है वो किससे होता है पारमाणविक गुण से होता है, परमाणु से होता है। लेकिन जबकि अगर गामा किरणों की उत्पत्ति का बात करेंगे तो ये नाभिकीय गुण से होता है, नाभिकीय विखंडन के कारण होता है। इस बात को ध्यान में नाभिकीय विखंडन या संलयन के कारण जो भी है उसके कारण होगा, लेकिन जो एक्स किरण होता है वो क्या होता है परमाणविक गुण के कारण होता है। तो ये पॉइंट लिख लेना है लास्ट पॉइंट, ठीक है।
इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम लोग रेडियो एक्टिव विघटन। तो अभी हम लोग देख रहे थे गुण के बारे में कि अल्फा बीटा और गामा कण का गुण कैसा होता है और ये कहाँ किससे उत्पन्न होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से ये उत्पन्न होता है। हम लोग इसमें सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता बात करेंगे तो गामा किरण का होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। सबसे कम अल्फा किरण का वेदन क्षमता होता है, मतलब किसी चीज़ को पार करके जाने की जो क्षमता होता है वो सबसे ज़्यादा गामा किरण का होता है। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।